हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। पनडुब्बी भारत की सुरक्षा के लिए अहम रोल निभाती है और पानी में रहते हुए भी दुश्मनों पर नजर बनाए रखती है और दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को तबाह कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैप्सूल की तरह दिखने वाली ये पनडुब्बी आखिर काम कैसे करती है? कैसे समुद्र को चीरते हुए हजारों किलोमीटर पर अपनी चौकसी बनाए रखती है और दुश्मन देशों से हमारे देश की रक्षा करती है। भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा के लिए पनडुब्बियों की अहम भूमिका होती है। किसी भी देश की रक्षा का एक विशिष्ट हिस्सा है। वर्षों पहले सिर्फ डीजल से चलने वाली पनडुब्बी का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बी का ही बोलबाला है। तो जानते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन आखिर कैसे काम करती हैं, किस तरह से दुश्मनों के शिप को तलाशती हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसका सोनार सिस्टम और राडार, जीपीएस को भी कि आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं पनडुब्बियों के बारे में। पनडुब्बी दो तरह की होती है, एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली, दूसरी न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी। हम में से कई लोग समझते होंगे कि पनडुब्बी के इंजन सीधे डीजल से चलते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। डीजल इंजन को चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो पनडुब्बियों में उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावा डीजल इंजन बहुत अधिक मात्रा में धुआं भी छोड़ते हैं, जो पनडुब्बी के अंदर मौजूद लोगों के लिए बहुत अधिक खतरनाक होता है। इसके अलावा डीजल इंजन बहुत शोर भी करते हैं, जिससे ये खतरा बना रहता है कि पनडुब्बी का शोर सुनकर दुश्मन जहाज पनडुब्बी का पता लगा सकते हैं। वास्तव में ये डीजल इंजन एक जनरेटर को घुमाते हैं और उस जनरेटर से बनी बिजली पनडुब्बी की बैटरी को चार्ज करने का काम करती है, और इस बैटरी चार्जिंग के दौरान पनडुब्बी पानी पर तैरती रहती है, और जब चार्जिंग खत्म हो जाती है तो बैटरी मोटर को चालू कर देती है। मोटर से जुड़ा प्रोपेलर घूमता रहता है, इंजन पानी के अंदर चलता रहता है। आज के समय में कई डीजल चालित आधुनिक इंजन उपलब्ध हैं। हालांकि वो काफी समय तक पानी के अंदर काम करते रहते हैं, लेकिन आज के समय में काफी अधिक मात्रा में न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है। इन परमाणु पनडुब्बियों को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण अलग से किसी अतिरिक्त बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टरबाइनों को परमाणु प्रतिक्रिया द्वारा घुमाया जाता है। इसी घूर्णन ऊर्जा का उपयोग प्रोपेलर को चलाने के लिए किया जाता है। ये पनडुब्बियों के अन्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही कारण है कि परमाणु पनडुब्बियों को अक्सर सतह पर नहीं आना पड़ता है। परमाणु शक्ति की खोज ने पनडुब्बी निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। सबसे पहले परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी नॉटिलस थी। ये अमेरिका में बनाई गई थी। जब इसे सबसे पहले परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा गया, तब इसने मात्र 8 पौंड यूरेनियम ईंधन से 60,000 मील की दूरी तय कर ली थी। इसने प्रशांत महासागर में चलते हुए लगभग 400 फीट की गहराई पर ध्रुवीय क्षेत्रों को पार करते हुए अटलांटिक महासागर में एक चमत्कार कर दिखाया था। इसके बाद से अलग अलग देशों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल इंजन लगा होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर को ऊर्जा देता है। साथ ही इसे एक समय के बाद ऑक्सीजन रिफ्यूल करने के लिए सतह पर आना पड़ता है। सतह पर आने का मतलब होता है खतरा। कोई भी सबमरीन सबसे ज्यादा खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकलकर सतह पर आना होता है। ऐसे में नजर गड़ाए बैठे दुश्मन का एंटी सबमरीन सिस्टम उसे आसानी से देख लेता है। सबमरीन का मकसद होता है कि वो दुश्मन की नजरों से बची रहे और पकड़ में ना आए। न्यूक्लियर सबमरीन ये सब जरूरतें पूरी करती है। इसे बहुत समय तक सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से ये दुश्मन की नजरों से बची रह सकती है। इस तरह से ये दुश्मन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक भी होती है। आइए अब जानते हैं कि आखिर न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन काम कैसे करती है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। प्रेशर हल पनडुब्बी का सबसे जरूरी भाग होता है। ये सिलेंडर के आकार की एक लंबी ट्यूब होती है, जिसे बहुत ही मजबूती से बनाया जाता है। इसके ऊपर स्टील के फ्रेम की एक लंबी दीवार बनाई जाती है, जिससे कि ये किसी भी कंडीशन में गहरे पानी और लहरों को झेल सके। इसी के अंदर सैनिकों की रहने की जगह, हथियार रखने की जगह और किचन होती है। प्रेशर हल हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना होता है, जो पनडुब्बी को डूबने से बचाता है। प्रेशर हल आउटर हल के अंदर ही होता है।
इस कैप्सूल की आकृति की बनी पनडुब्बी के ऊपर कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। साथ ही राडार, वेपन सेंसर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही पनडुब्बी के बाहरी छोर पर पेरिस्कोप लगा होता है, जिसका कार्य दुश्मनों पर नजर बनाए रखना होता है। ये खास तरीके से बनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि जो तस्वीर पेरिस्कोप से देखी जाती है वो देखने वाले के सामने ना हो तब भी देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 45 डिग्री पर 2 मिरर होते हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। यानी दुश्मन के सामने आए बिना आसानी से उस पर नजर रखी जा सकती है। जब सेना को ये लगता है कि अभी पेरिस्कोप की कोई जरूरत नहीं है, तब वो उसे हल के अंदर खींच लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही उसका यूज करते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि जब पेरिस्कोप हल से बाहर होता है तो इसकी वजह से काफी लहरें उत्पन्न होती हैं, जो खतरे को उत्पन्न कर सकती हैं। क्योंकि अगर समुद्र की सतह पर ज्यादा लहरें उठेंगी तो दुश्मन आसानी से पहचान सकता है कि आखिरकार ये किस लोकेशन पर है। सभी पनडुब्बियों में सोनार लगा होता है, जिसे पनडुब्बी की आत्मा कहा जाता है, जिसका काम किसी वस्तु की लोकेशन का पता लगाना होता है। इसकी मदद से पनडुब्बी के अंदर बैठे सैनिक आसपास की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं कि कहीं दुश्मन देश का शिप हमारे देश की सीमा में तो एंटर नहीं कर रहा है। जब उन्हें ऐसी कोई हरकत का पता चलता है तो वो इसकी सूचना अपने सीनियर ऑफिसर्स को देते हैं। इसके बाद वो दुश्मन के शिप को टारगेट करते हैं। पनडुब्बी के अगले सिरे पर टारपीडो ट्यूब लगा होता है। इसका एक छोर प्रेशर हल की तरफ होता है और दूसरा पनडुब्बी के बाहर निकला होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस टारपीडो का क्या काम होता है। तो समझिए कि प्रेशर हल के अंदर जो टारपीडो लगे होते हैं उसे छोड़ने के लिए ही टारपीडो हल का यूज किया जाता है। पनडुब्बी को कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम प्रेशर हल में बने हुए कंट्रोल रूम से होता है। अगर पनडुब्बी को गहराई में ले जाना है या फिर उसे ऊपर लाना है, ये सारे काम यहीं से कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा हथियारों के रखने का स्थान और सैनिकों के रहने की जगह और खाना बनाने की किचन, ये सभी भी प्रेशर हल में होते हैं। प्रेशर हल के ऊपरी हिस्से में मिसाइल ट्यूब लगी होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर यहीं से मिसाइल को दागा जाता है। इसके साथ ही एक और कंपार्टमेंट बना होता है जिसमें अत्याधुनिक हथियारों को स्टोर करके रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपार्टमेंट के पीछे की तरफ न्यूक्लियर कंपार्टमेंट होता है। उसके साथ ही एक इंजन कंपार्टमेंट भी होता है, जहां मेन वर्किंग इंजन, जनरेटर और टरबाइन के बॉक्स को फिट किया गया है। पनडुब्बी के सबसे पिछले हिस्से में एक प्रोपेलर लगा होता है। इसका काम पनडुब्बी को आगे बढ़ाना होता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों को आखिरकार रिप्लेस क्यों किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों को ज्यादा दूरी तय करनी होती है तो उसमें बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डीजल से चलने वाली पनडुब्बी एक बार में केवल 26,000 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकती है, जिसकी वजह से काफी असुविधा होती थी और समय भी काफी बर्बाद होता था। यही वजह है जिसकी वजह से न्यूक्लियर पनडुब्बियों को समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए अपनाया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर पनडुब्बी में एक बार में ही इतना यूरेनियम भर दिया जाता है कि उसे बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत ना पड़े। इस तरह से पनडुब्बियां हजारों किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर लेती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पनडुब्बियों के बारे में काफी कुछ जान लिया है कि डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों में क्या समस्या है, जिसे दूर करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर पनडुब्बियों को अपनाया जा रहा है और ये दोनों पनडुब्बियां किस तरह से काम करती हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।